नमस्कार दोस्तों, ये कक्षा 12 का वैद्युत रसायन नाम का चैप्टर है और चलिए इसमें देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले समझते हैं वैद्युत रसायन का मतलब क्या होता है। वैद्युत रसायन ये चैप्टर का नाम है। वैद्युत रसायन चैप्टर क्या है, तो इसका मतलब होता है वैद्युत का मतलब होता है वैद्युत ऊर्जा, और रसायन का मतलब होता है रासायनिक ऊर्जा। वैद्युत रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के परस्पर रूपांतरण का अध्ययन करते हैं कि वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कैसे बदलते हैं, और जब ये बदलते हैं तो इनसे संबंधित कौन कौन से गुण होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, उन सब का अध्ययन हम लोग क्या करते हैं, वैद्युत रसायन में करते हैं। यानी वैद्युत रसायन में वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अब ऐसा कोई युक्ति या ऐसा कोई जुगाड़ है जो वैद्युत और रासायनिक ऊर्जा दोनों से संबंधित हो, तो ऐसा जुगाड़ है सेल। ऐसा जुगाड़ है सेल, और सेल दो प्रकार के होते हैं। सेल सबसे पहला होता है वैद्युत रासायनिक सेल, नंबर दूसरा है वैद्युत अपघटनी सेल। इन दोनों में अंतर यह है कि वैद्युत रासायनिक सेल, देखिए वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के रूपांतरण का अध्ययन हम वैद्युत रसायन में करते हैं। अब ऐसा कौन सा डिवाइस है, ऐसा कौन सा युक्ति है जो वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा दोनों पर आधारित है, तो वो है सेल। और सेल दो प्रकार होते हैं, एक होता है वैद्युत रासायनिक सेल और एक होता है वैद्युत अपघटनी सेल। तो वैद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं? ऐसा सेल जिसके अंदर कुछ रासायनिक क्रियाएं होती हैं और उन रासायनिक क्रियाओं की वजह से वैद्युत ऊर्जा उत्पन्न होता है। मतलब कि वैद्युत रासायनिक सेल क्या है? एक ऐसा सेल है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, जबकि वैद्युत अपघटनी सेल वैद्युत रासायनिक सेल का जस्ट उल्टा होता है। वैद्युत अपघटनी सेल क्या होता है? इसको हम विद्युत देते हैं और ये रासायनिक ऊर्जा के रूप में उसे कलेक्ट करता है। मतलब कि वैद्युत रासायनिक सेल क्या करता है? वैद्युत रासायनिक सेल के अंदर रिएक्शन होते हैं, कुछ रासायनिक क्रिया होती है और उसकी वजह से हमें विद्युत मिलता है। जबकि वैद्युत अपघटनी सेल क्या है? हम विद्युत ऊर्जा देते हैं जिससे उसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं और वैद्युत ऊर्जा उसके अंदर कलेक्ट होता है। तो चलिए इसकी भाषा लिखते हैं हम लोग। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर मैंने भाषा लिख दी है। वैद्युत रसायन का हो गया, वैद्युत रासायनिक सेल रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है और वैद्युत अपघटनी सेल वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। एक बात ध्यान रखिए, इसको गैल्वेनी सेल या वोल्टीय सेल भी कहते हैं। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें हम लोग डेनियल सेल का अध्ययन करेंगे, डेनियल सेल का। अब हम लोग समझते हैं डेनियल सेल के बारे में। तो डेनियल सेल क्या होता है? डेनियल सेल एक वैद्युत रासायनिक सेल है, मतलब कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। अब डेनियल सेल में, किसी भी सेल में क्या होता है? इलेक्ट्रोड होता है। तो डेनियल सेल में जो इलेक्ट्रोड होता है वो दो चीजों का होता है। सबसे पहला होता है जिंक का इलेक्ट्रोड, और दूसरा होता है कॉपर का इलेक्ट्रोड। दो इलेक्ट्रोड होते हैं। अब जिंक का इलेक्ट्रोड कैसे बनाएंगे? तो जिंक का इलेक्ट्रोड ध्यान से देखिए कैसे बनेगा। किसी भी चीज का इलेक्ट्रोड बनाना है तो उस चीज की छड़ लेकर उसी के विलयन में डाल दीजिए। तो आपको अगर डेनियल सेल बनाना है तो डेनियल सेल में इलेक्ट्रोड की जरूरत पड़ेगी, और डेनियल सेल में जो इलेक्ट्रोड बनता है वो दो चीजों का होता है, एक जिंक का इलेक्ट्रोड होता है और एक कॉपर का इलेक्ट्रोड होता है। तो चलिए जिंक का इलेक्ट्रोड हम बनाते हैं। अब किसी चीज का इलेक्ट्रोड कैसे बनता है? उस चीज की छड़ लेकर उसे उसी के विलयन में डाल दीजिए तो उस चीज का इलेक्ट्रोड बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए जिंक का इलेक्ट्रोड हम लोग बनाते हैं। तो जिंक की एक छड़ लेंगे, जिंक, और ये जिंक की छड़ है, और ये जिंक का विलयन कौन सा है? तो ये जिंक का विलयन है ZnSO4, जिंक सल्फेट का ये विलयन है। तो जिंक सल्फेट का विलयन है और जिंक की छड़ को डाल दिए तो ये जिंक का इलेक्ट्रोड बनकर तैयार हो गया। अब ऐसे हमें कॉपर का इलेक्ट्रोड बनाना है। दूसरा इलेक्ट्रोड किसका रहता है? कॉपर का रहता है। तो चलिए कॉपर का इलेक्ट्रोड भी बना लीजिए भाई। तो ये कॉपर का इलेक्ट्रोड बन गया। अब कॉपर का इलेक्ट्रोड कैसे बनेगा? कॉपर की छड़ लेकर कॉपर के ही विलयन में डाल दीजिए। ये हो गया कॉपर सल्फेट का विलयन।
ये किस चीज़ का विलेन है? ये है CuSO4। ये कांपर सल्फेट का विलेन है और इसमें कांपर का छड़ डाला हुआ है। अब क्या होगा, अब जब हम इसे जोड़ेंगे, इसको जब जोड़ देंगे तार से, तो चलिए इसे जोड़ देते हैं और यहाँ गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। यहाँ क्या लगाते हैं? गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। गैल्वेनोमीटर एक ऐसी युक्ति है कि हल्का सा भी धारा बहेगा तो इसमें विक्षेप होगा। यहाँ पर कुंजी लगा देते हैं और इसे लाकर कांपर से जोड़ देते हैं। अब जब इसे जोड़ देंगे तो होगा क्या, जिंक और कांपर दोनों के दोनों धातु हैं, तो जिंक भी इलेक्ट्रॉन त्यागना चाहता है और कांपर भी इलेक्ट्रॉन त्यागना चाहता है। तो ये भी इलेक्ट्रॉन त्यागना चाहता है, ये भी इलेक्ट्रॉन त्यागना चाहता है, लेकिन चूंकि कांपर अधिक अभिक्रियाशील है, ये अधिक सक्रिय है और कांपर कम सक्रिय है। दोनों धातु हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन त्यागना चाहते हैं, लेकिन चूंकि जिंक अधिक सक्रिय है इसलिए जिंक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और कांपर को ग्रहण करना पड़ेगा। अब जिंक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो कैसे त्यागेगा? देखिए, जिंक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और इलेक्ट्रॉन त्यागने को, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, यानी जिंक इलेक्ट्रोड की तरफ इलेक्ट्रॉन दान होगा, इलेक्ट्रॉन का दान होगा। और इधर क्या होंगे? इधर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण होगा, इधर इलेक्ट्रॉन ग्रहण होगा। और जिधर इलेक्ट्रॉन दान होता है उधर कहते हैं कि हो रहा है ऑक्सीकरण। उधर क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन दान होना भी ऑक्सीकरण कहलाता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण होना अपचयन कहलाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पर होगा ऑक्सीकरण और यहां पर होगा अपचयन। अब ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो कैसे त्यागेगा? तो इसमें जो जिंक का छड़ है ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। और किस तरह से इलेक्ट्रॉन त्यागेगा? तो जिंक का छड़ पिघल कर इस विलयन में आएगा और आएगा तो क्या होगा? जिंक का एक एक कण, जिंक की छड़ किस अवस्था में है? सॉलिड स्टेट में है। और ये करेगा क्या? जिंक का एक एक कण क्या करेगा? दो दो इलेक्ट्रॉन देगा। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे जिंक का, तो होता है परमाणु क्रमांक 30 है, 2 8 18 2, तो बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है। इसी हिसाब से जिंक का एक एक कण अपने बाहर के 2 इलेक्ट्रॉनों का दान करेगा। तो जिंक क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन का दान करेगा और जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं उस जिंक पर +2 चार्ज आ जाते हैं और ये होता है एक्वस। इसको किस क्या कहते हैं? इसको एक्वस कहते हैं। जब किसी विलयन में उसी का आयन उपस्थित होता है तो उसे एक्वस कहा जाता है। तो होगा क्या? जिंक का छड़ क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉनों को यहां पर देगा, ऐसे यहां पर क्या देगा? जिंक का आयन देगा। अब देखिए, जिंक का एक एक कण क्या करेगा? Zn+2 देगा। तो Zn+2 तो आ जाएगा विलयन में, Zn+2 आ जाएगा विलयन में, Zn+2 आ जाएगा विलयन में। और बाकी जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस रास्ते से इधर बढ़ेंगे। दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इस रास्ते से इधर बढ़ेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इस साइड से यहां पर आएंगे। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन यहां से इस साइड में आएंगे तो कांपर का छड़ ये तो धातु है और धातु है इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं करेगा। तो क्या होगा? ये कांपर सल्फेट का विलयन आगे आएगा, कांपर सल्फेट का विलयन आगे आएगा और विलयन में से देखिए, कांपर सल्फेट के विलयन में 2 चीज होती है, एक होता है Cu+2 और एक होता है SO4-2। ऐसे बहुत सारे Cu+2 होंगे, Cu+2 बहुत सारे होंगे और SO4-2 बहुत सारे होंगे। अब होगा क्या? जब 2 इलेक्ट्रॉन यहां से इधर आएंगे तो कांपर का छड़ तो धातु है और धातु इलेक्ट्रॉन नहीं ग्रहण करता, इसलिए इस तरफ ये विलयन काम में आएगा और विलयन में से कांपर का जो आयन है, ये कांपर का आयन इस साइड में जाएगा। जो विलयन है इसमें से कांपर का आयन आगे आएगा और आकर ये ग्रहण करेगा इलेक्ट्रॉनों को।
तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को इस विलयन में से कॉपर का आयन जाएगा और ग्रहण करेगा। तो कैसे होगा, देखिए यहाँ पर जो कॉपर का आयन है Cu+2 है, ये विलयन में है यानी एक्वस है, और यहाँ पर जाएगा और आने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन को उसे ग्रहण करेगा, और ग्रहण करने के बाद क्या बन जाएगा, तो Cu+2 है, Cu+2 जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉनों को आने वाले को ग्रहण करेगा, तो Cu सॉलिड बन जाएगा। इस पर 2 चार्ज है और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो +2 -2 एक दूसरे को निरस्त कर देंगे और सॉलिड हो जाएगा। इसीलिए कुछ समय बाद देखेंगे कि ये यहाँ पर मोटा होता जा रहा है, ये यहाँ पर मोटा हो जाएगा, कॉपर का छड़ मोटा हो जाएगा। और इधर क्या हो रहा है, जिंक की छड़ टूट के इसके कण, जिंक के आयन, देखिए जिंक सॉलिड स्टेट में है तो जिंक का एक कण टूट कर Zn+2 विलयन में आ रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। इसलिए कुछ समय बाद आप देखेंगे कि इसका छड़ जो है ये पिघलता हुआ ऐसे टूटता हुआ टूट गया है, पूरा टूट गया है। तो इस तरह से होता है। अब इधर से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, मतलब कि विद्युत धारा इस साइड से इस साइड में आएगी, यानी विद्युत धारा किस साइड से किस साइड में आएगी, इस साइड में आएगी विद्युत धारा, इधर आएगी विद्युत धारा। और जिस साइड में विद्युत धारा आ रही है, ठीक है, तो इसे कहेंगे प्लस और इसे कहेंगे माइनस, और जिधर माइनस है इसको कहते हैं एनोड। इधर क्या होगा, एनोड होगा, इधर होगा एनोड, और इधर होगा कैथोड, इधर होगा कैथोड। अब देखिए इस सेल के 2 हिस्से हैं, इस सेल के 2 हिस्से हैं। इस आधे हिस्से को, इस आधे हिस्से में क्या हो रहा है, इस आधे हिस्से में ऑक्सीकरण हो रहा है। देखिए इलेक्ट्रॉन का दान होना ऑक्सीकरण कहलाता है, तो इधर से इलेक्ट्रॉन दान हो रहा है, इसलिए इस आधे हिस्से को कहते हैं ऑक्सीकरण अर्धशेल, और बाकी इस आधे हिस्से का नाम है अपचयन अर्धशेल। इस आधे हिस्से का क्या नाम है, अपचयन अर्धशेल। एक चीज ध्यान में रखिएगा, एक चीज हम लोग गलती कर दिए, यहां से इलेक्ट्रॉन इधर कब जाएगा, जब ये परिपथ पूर्ण होगा। लेकिन अभी तो ये परिपथ पूर्ण ही नहीं था, हम लोग पहले ही प्रवाहित कर दिए, तो हमें पहले से ही इसको बनाना चाहिए था। लेकिन देख लीजिए, अब देख लीजिए होता क्या है, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो कब जाएंगे, जब ये परिपथ पूर्ण होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तो पहुँच गए, लेकिन यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचेंगे, तो एक व्यवस्था की जाती है, यहाँ पर लगाया जाता है लवण सेतु, यहाँ पर लगाया जाता है एक लवण सेतु, तभी तो परिपथ पूर्ण होगा। बंद परिपथ में ही इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, तो यहाँ पर लगाया जाता है लवण सेतु, तब ये परिपथ पूर्ण होगा। और लवण सेतु किस चीज़ का लेते हैं, तो ये लेते हैं KCl का या Ki का। जो भी चीज़, कोई भी ऐसा लवण जिसमें धनायन और ऋणायन का जो स्पीड है वो बराबर रहे, तो उसका लवण सेतु ले सकते हैं। यहाँ पर KCl का ले लेते हैं, तो KCl का लवण सेतु लेते हैं। और यहाँ पर भरा होता है जिलेटिन, यहाँ पर भरा होता है जिलेटिन या अगर जल। तो हम लोगों को पहले ही बनाना चाहिए था ये लवण सेतु, लेकिन चलिए ठीक है, बाद में समझ लीजिए। ये परिपथ को पूर्ण करेंगे तभी इलेक्ट्रॉन उधर से इधर जाएंगे और फिर इधर से इधर आएंगे, तभी परिपथ पूर्ण होगा। तो ये पूरा का पूरा बन गया। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर इसके बारे में आगे समझते हैं। चलिए एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं फटाफट से। होता क्या है, डेनियल सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, जिंक का इलेक्ट्रोड और कॉपर का इलेक्ट्रोड। जिंक का इलेक्ट्रोड भी धातु है, जिंक भी धातु है, कॉपर भी धातु है, तो जिंक भी इलेक्ट्रॉन त्यागना चाहता है और कॉपर भी इलेक्ट्रॉन त्यागना चाहता है। लेकिन चूंकि जिंक ज़्यादा सक्रिय है, ज़्यादा ताकतवर है, जिंक कम सक्रिय, कम ताकतवर है, इसलिए जिंक इलेक्ट्रॉन ग्रहण देगा और फिर कॉपर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन कैसे देगा, तो जिंक का जो छड़ है ये काम में आएगा और इस साइड में जो विलयन है ये काम में आएगा। तो जिंक का छड़ का
प्रत्येक कण टूट टूट के इसके अंदर आएगा, और टूट कर आएगा तो होगा क्या, तो जिंक का प्रत्येक कण अंदर आएगा तो जिंक का प्रत्येक कण 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, जो दोनों इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, और जब जिंक 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो Zn+2 बचेगा, और Zn+2 विलयन में आ जाया करेगा। और इधर दोनों इलेक्ट्रॉन गए तो भाई कॉपर का छड़ इधर काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कॉपर का छड़ तो धातु है ना, और धातु कहेगा कि मैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर सकता, तो क्या होगा, इसका विलयन क्या करेगा, इसका विलयन क्या करेगा, ये आगे आएगा, और कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर का आयन होता है और सल्फेट का आयन होता है, तो कॉपर का आयन प्लस चार्ज होता है, और प्लस और माइनस में आकर्षण होता है, इसलिए कॉपर का प्लस चार्ज वाला आने वाले इलेक्ट्रॉनों का स्वागत करेगा, जाएगा, और इससे मिलकर क्या करेगा, कॉपर जो एक्वस में है 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर कॉपर सॉलिड बन जाएगा, और ये क्षण मोटा होता जाएगा। अब देखिए इस सेल का ये है ऑक्सीकरण अर्धशेल अभिक्रिया, और ये है अपचयन अर्धशेल अभिक्रिया। अब इन दोनों अभिक्रियाओं को मिक्स करके हम लोग सेल अभिक्रिया लिखने की कोशिश करते हैं। तो सेल अभिक्रिया कैसे लिखा जाता है, ध्यान से देखिए। इन दोनों के राइट साइड वाला आप लोग पहले लिखिए। तो देखिए ये वाला देखिए, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। तो Zn सॉलिड बनना है। अब ध्यान से देखिए होगा क्या, इन दोनों को मिक्स करते हैं। तो देखिए इस आफ्टर रिएक्शन के, देखिए इस रिएक्शन के चिन्ह के पूंछ की तरफ और इसके सिर की तरफ अगर कोई चीज सेम है तो उसे हम काट सकते हैं। तो देखिए इसके सिर की तरफ इस साइड में एरो के साइड में इधर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे काट देंगे, और इसके इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो सेम चीज है तो कट गया, और बाकी चीजों को सेम टू सेम लिख लीजिए। तो देखिए Zn सॉलिड प्लस, और नीचे वाले में पूछ की तरफ क्या है, Cu+2 एक्वस। तो पूछ की तरफ वाला पूरा का पूरा लिख लीजिए, जितने लाइन है उन सब का, और आफ्टर रिएक्शन का चिन्ह लगाइए। अब इधर वाले जितने हैं सबको लिख दीजिए। तो Zn+2 एक्वस प्लस Cu सॉलिड, ये जो बनके तैयार हुआ इसी को कहते हैं डेनियल सेल रिएक्शन। अब ये क्या आ गया, सेल निरूपण। अब चलिए सेल निरूपण भी सीख लेते हैं। तो सेल निरूपण कैसे करते हैं, तो सेल निरूपण कैसे करते हैं, आप सबसे पहले ऐसे 2 लाइन खींचिए, और ये 2 लाइन क्या है, ये 2 लाइन है लवण सेतु को इस 2 लाइन से दर्शाते हैं। ये क्या है, लवण सेतु, ये लवण सेतु है। अब देखिए इस लवण सेतु के इस साइड में क्या हो रहा है, इस साइड में, तो लवण सेतु के इस साइड में क्या हो रहा है उसको लिख दीजिए। Zn सॉलिड से किस में चेंज हो रहा है, Zn+2 एक्वस में चेंज हो रहा है। तो इधर देखिए ये हो गया लवण सेतु, और लवण सेतु के इधर क्या हो रहा है, Zn सॉलिड से Zn+2 एक्वस में चेंजिंग हो रही है। और लवण सेतु के उधर क्या हो रहा है, तो उधर वाला भी लिख दीजिए। क्या हो रहा है, Cu+2 एक्वस से चेंज हो रहा है Cu सॉलिड में। तो ये जो बनकर तैयार हुआ लिख गया, ये क्या है, डेनियल सेल का निरूपण है। इस पूरे सेल को इतना बड़ा बनाने से अच्छा है इसको शॉर्टकट में ऐसे लिख दिया, यानी कि डेनियल सेल का निरूपण ये है। इसका मतलब क्या हुआ कि लवण सेतु के इधर क्या हो रहा है, जिंक का इलेक्ट्रोड है, और जिंक सॉलिड से Zn+2 एक्वस में बदल रहा है, और लवण सेतु के उधर क्या हो रहा है, Cu+2 एक्वस से Cu सॉलिड में बदल रहा है। देख लीजिए यहाँ पर रिएक्शन। अब इसका फोटो खींचिए और आगे हम लोग समझते हैं। अब हम देखते हैं लवण सेतु के कार्य। इस लवण सेतु के कार्य, तो लवण सेतु का 2 मुख्य कार्य है। सबसे पहला कार्य तो आप लोग जानते ही हैं, परिपथ को पूर्ण करना। देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ तो चले आए, लेकिन इलेक्ट्रॉन को विद्युत प्रवाहित होने के लिए एक पूरा बंद चक्र होना चाहिए, एक पूरा पथ बनना चाहिए। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पहुँच गए, लेकिन यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए लवण सेतु को लगाया गया है, यानी लवण सेतु क्या कर रहा है, परिपथ को पूरा कर रहा है। तो लवण सेतु का पहला कार्य हो गया परिपथ को पूर्ण करना, और दूसरा कार्य है वैद्युत उदासीनता को बनाए रखना। अब ये वैद्युत उदासीनता को कैसे बनाए रखता है, तो ध्यान से सुनिए। होता क्या है, वैद्युत उदासीनता कैसे बनती है, देखिए क्या होता है, जिंक के
क्षण का इधर किसका योगदान होता है, जिंक के क्षण का, इधर किसका योगदान होता है, इस विलयन का। तो जिंक के क्षण का जब प्रत्येक कण 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, वो 2 इलेक्ट्रॉन तो इधर चले जाते हैं, लेकिन जिंक का आयन जो होता है वो इसमें आता रहता है। और एक समय ऐसा आता है कि ये क्या होते हैं, इनकी मात्रा लगातार बढ़ती जाएगी। अगर ऐसा होता रहा तो इनकी मात्रा लगातार बढ़ती जाएगी, क्योंकि जितना जिंक का कण 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उतने जिंक के आयन इसमें आते रहेंगे और जिंक के आयन इसमें बढ़ते रहेंगे। और अगर जिंक के आयन बहुत ज़्यादा हो गए तो होगा क्या, जिंक के आयन पर क्या होता है, प्लस चार्ज, और प्लस चार्ज और माइनस चार्ज में आकर्षण होता है। तो जब जिंक का आयन जो प्लस चार्ज वाला है ये ज़्यादा हो जाएगा तो फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को इधर जाने ही नहीं देगा, यानी इधर से इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जा पाएंगे, बढ़ने ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि Zn+2 पर +2 है और प्लस चार्ज माइनस चार्ज को आकर्षित करेगा, तो इस पर प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉनों पर माइनस चार्ज होता है, तो जिंक +2 क्या करेगा, जाने वाले इलेक्ट्रॉनों को अपने तरफ आकर्षित करेगा, खींच कर रखेगा और जाने नहीं देगा। तो क्या होगा, तब तो सेल बेकार हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर अब हमारा जो शक्तिमान है वो एंट्री मारता है KCl। अब KCl क्या करेगा, इसमें 2 चीज़ें हैं, K+ है और Cl- है। फिर ये Cl- जिस पर माइनस चार्ज है, इस Cl- यहाँ पर आता है, ये Cl- यहाँ पर आता है और Cl- यहाँ आकर क्या करता है, Cl- आकर इन Zn के आयनों से अभिक्रिया करके और क्या बना लेता है, ZnCl2। ये Cl- यहाँ से आएगा, यहाँ पर Zn+2 पहले से है, यहाँ पर नीचे Zn+2 पहले से, और यहाँ से Cl आएगा, Cl- और अभिक्रिया करेगा, बना लेगा ZnCl2। क्या होगा, यहाँ पर जिंक के जब बहुत ज़्यादा आयन हो जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन को जाने से रोकते हैं, खींचते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। तो क्या करेगा, Cl आएगा और इन Zn से अभिक्रिया करेगा और बना लेगा ZnCl2। तो क्या होगा, ये Zn खत्म हो जाएंगे, ये Zn खत्म हो जाएगा, ये Zn खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर नीचे अवक्षेप के रूप में ZnCl2 जम जाएगा। क्या जम जाएगा, ZnCl2, और वैद्युत उदासीनता बन जाएगी। अब फिर से जिंक के कण आसानी से इलेक्ट्रॉन इधर जा पाएंगे और फिर से आता रहेगा, और जितना Zn+2 आता रहेगा Cl उतनी मात्रा में आकर उनसे मिलकर ZnCl2 बनाकर नीचे जमता रहेगा। यहाँ पर देख लीजिए ZnCl2 बनना, ये अभिक्रिया होगी यहाँ पर। वही चीज़ यहाँ पर होता है, जब क्या होता है, Cu+2, इस कॉपर सल्फेट में 2 चीज़ें हैं, Cu+2 है और SO4-2 है। तो Cu+2 तो चला जाता है और यहाँ पर ठोस बन जाता है। इस प्रकार से SO4-2 बहुत ज़्यादा हो जाता है, SO4-2 बहुत ज़्यादा हो जाता है। और जब SO4-2 बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो माइनस वाला जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा, माइनस वाला बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो कॉपर प्लस को फिर और ज़्यादा जाने ही नहीं देगा, उसे आकर्षित करेगा, विलयन में से कॉपर को फिर नहीं जाने देगा, क्योंकि SO4-2 बहुत ज़्यादा हो गया है। तो जब SO4-2 बहुत ज़्यादा हो जाता है तो Cu पर प्लस है और माइनस प्लस को नहीं जाने देता, तब हमारा जो पोटेशियम है, ये पोटेशियम यहाँ पर जाता है और पोटेशियम जाकर इन SO4-2 से अपक्रिया करता है। और कैसे अपक्रिया करता है, देखिए, पोटेशियम यहाँ से गया और पोटेशियम जाकर, पोटेशियम पर प्लस चार्ज होता है, SO4 पर -2 चार्ज होता है और इससे अपक्रिया करता है। तो कैसे अपक्रिया करता है, K2SO4 बना लेता है, ठीक है, और फिर यहाँ पर जम जाता है। तो होगा क्या, K यहाँ से आएगा और SO4 से अपक्रिया करेगा जो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, और फिर सारा SO4 खत्म हो जाएगा और SO4 खत्म होकर नीचे यहाँ अवक्षेप के रूप में जम जाएगा, क्या बनकर, K2SO4 बनकर। और फिर से आराम से इस विलयन में से जो CuSO4 का विलयन है उसमें से Cu+2 बनकर और जाता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वैद्युत उदासीनता को बनाए रखना भी इस लवण सेतु का कार्य है। ये क्या है, लवण सेतु है। तो चलिए फोटो खींचिए आप लोग।